इस मामले में तो ये दिख रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन होना था, वो हुआ नहीं, लेकिन चूंकि बेसमेंट खोद दिया गया और वो ऐसे का ऐसा ही रहा पिछले 3 साल। बच्चों के लिए क्या सुविधा है, पार्क होने चाहिए, औरतों के लिए क्या सुविधा बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या सुविधा है। पर इतना कौन सोचता है? हमारे यहाँ तो मुझे लगा नहीं आज तक किसी। Our cities are nothing in modern terms. We cannot compete with even the poor countries of the world. तुरंत एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, वो रेस्क्यू कर लेगा, फायर फाइटर्स की टीम पहुंच जाती है, कमाल का काम करती है, वीडियोस वायरल होते हैं, हम देख के हैरान रह जाते हैं कि अरे बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर दी किसी ने, जान। और यहाँ हम देख रहे हैं You take Bombay, you take Chennai, you take Bangalore, you take Delhi. All master plans are hanging. दिल्ली का भी 2 साल हो गया अभी मास्टर प्लान प्रिपेयर करके। ये तो अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग में पढ़ाते भी नहीं है लैंड के बारे में। वाह, लैंड इज ओनली पढ़ाते ही नहीं। ये जो गुरुग्राम है, आप कह रहे हैं प्लांट सिटी भी है ही, देख के तो लगता ही है इट्स नॉट प्लान, नहीं है, गुड़गांव इज नॉट प्लान। इसलिए वहां पर पानी भर जाता है हर बारिश में। वन ऑफ द बेस्ट द मोस्ट सस्टेनेबल सिटीज आर आवर ओल्ड सिटीज। उसके अनुसार इट इज वेरी क्लियर दैट एंटायर कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया विल गो अंडर वाटर। सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि 15 साल पहले कमेटी बनी थी, अब उनका पता ही नहीं वो क्या कर रही है। जीने का हक, राइट टू लाइफ, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे भारत के संविधान आर्टिकल 21 में लिखा गया है, तो आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बार बार इसका उल्लंघन होता रहता है। कैसे? अभी एक घटना हुई जिसमें आपने देखा होगा कि नोएडा के एक नौजवान टैकी था और 27-28 साल का था, नाम था युवराज मेहता। वो कार लेकर निकला, घर लौट रहा था और कुछ लोग कहते हैं कोहरा था, अब कुछ का कहना है ओवर स्पीडिंग थी, तो वो तो जांच का विषय है। लेकिन दीवार तोड़ते हुए वो एक गड्ढे में जा गिरा और ये गड्ढा 2022 से खुदा हुआ था। यहाँ एक निर्माण होना था, हुआ नहीं, गड्ढे में पानी भर गया और कहा यह जा रहा है कि 2-3 घंटे तक वो मदद की गुहार लगाता रहा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका। ऐसी घटनाएं अब दुखी कर रही हैं हमें, लेकिन चौंकाती नहीं हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कभी तेज चलती कारों की चपेट में लोग आ जाते हैं, कभी गलियों में जो तार लटके होते हैं उनसे करंट खाकर लोग मर जाते हैं, और अब तो है ही आपके सामने घटना कि गड्ढे में कार जा गिरी, कोई बचाने वाला नहीं था। बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन एक चीज थोड़ी सी ठीक हुई है कि वो सवाल जो अक्सर लोग नहीं पूछते इस घटना के बाद पूछने लगे हैं। वो पूछने लगे हैं कि जब इतने बड़े बड़े शहरों में टैक्स देकर हम रहते हैं, तो फिर प्लानिंग इस तरह क्यों नहीं होती कि किसी की जान ना जाए। ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में पानी घुस गया था, तब भी ये सवाल उठे थे, लेकिन फिर वही है, रोज की आपाधापी में ना कोई लगातार सवाल पूछता है, ना कोई जवाब देने की जहमत उठाता है। लेकिन आज हमने सोचा कि पढ़ाकू नितिन में एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, समझा जाए कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े शहर, नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, लंदन, न्यूयॉर्क, जहां इतनी बड़ी आबादी रहती है, इतने अमीर लोग भी रहते हैं, इतने टैक्स पेयर्स रहते हैं, इनकी प्लानिंग, इन सिटीज की प्लानिंग कितनी बेहतर है, कितनी बदतर है? क्या कुछ ऐसा भी है जो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते? और इन्हें बेहतर होने की जरूरत है क्या? क्योंकि लोग यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। हमारे साथ हैं केटी रविंद्रन। आप पहली बार हमारे मेहमान हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली में आप डीन रह चुके हैं। RICS स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट में भी डीन रह चुके हैं। इसके अलावा एक बॉडी है दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, उसके आप चेयरमैन रह चुके हैं, तो पॉलिसीज को करीब से देखा समझा भी है आपने। 40 साल से दिल्ली में है और अर्बन डिजाइनर हैं। अर्बन डिजाइनर का लेना देना, शहर कैसा हो, शहर में जो फ्लॉज हैं वो कैसे दूर किए जाएं, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ये काम है आपका। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको हमने बुलाया है, कुछ प्रश्न है हमारे और कुछ सुनने वालों के, देखने वालों के, उनके जवाब आप दे पाएंगे और फिर हमें समझ में आएगा आखिर में इस पॉडकास्ट के कि जिन शहरों में रहकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं वो कितने असुरक्षित हैं और जिन वजहों से हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आप कह रहे थे पॉडकास्ट की शुरुआत में कि आपकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो अंग्रेज़ी आपकी माशाल्लाह, केरल के आप रहने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब आप अंग्रेजी में बोल रहे हो तो आपको टोक के थोड़ा हिंदी में ले आऊं, क्योंकि हमारे देखने सुनने वाले ज़्यादातर हिंदी वाले हैं।
अभी मैं एक घटना का जिक्र कर रहा था सर, जिसमें युवराज मेहता नाम का जो लड़का है 27 साल का, घर लौट रहा था और जांच हो रही है, एसआईटी गठित हो गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अक्सर ऐसी जांच के बाद जो नतीजे आते हैं उसके बाद भी क्लैरिटी मिलती नहीं है कि जिम्मेदार कौन था, और क्लैरिटी मिल भी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी। आप इतने वक्त तक ये सब कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, गलती किसकी रही होगी? देखिए, इसमें गलती हम बोल सकता है कि वो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है उनका गलती है। जिसके ज्यूरिसडिक्शन में जो गड्ढा वाला लैंड था उसी एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लगना चाहिए उसमें, क्योंकि जब रोड डिज़ाइनर रोड को डिज़ाइन करते हैं, ट्रैफिक प्लानर उसको करते हैं, वो अपना बाउंड्री के अंदर वो डिज़ाइन करता है, उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है वो नहीं देखता है। मैंने यूजुअली वी कॉल इट द राइट ऑफ वे ऑफ द रोड। नाउ इफ दिस गड्ढा इज विद इन द राइट ऑफ वे ऑफ द रोड, then the road owning agency is the responsible person. If it is in the municipal area or in the development body's jurisdiction, then the responsibility lies with them. So first is to investigate the nature of the road. Okay. And that is its size and speed and so on, because depending on the size and speed, it will fall under the PWD or the state board or local road. सड़क किसने बनाई? सड़क कैसी थी? सड़क पे स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? वो सब पहले देखना जरूरी होता है ऐसे मामलों में। वो सब देखना, उसमें हमको पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी का बनाया हुआ है। हमारा एम होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन डाउन करने के लिए जी। तो इसलिए हम सड़क के ऊपर जाके उसमें घुस के ज़्यादा फायदा नहीं है। हम लैंड के ऊपर देखना चाहिए, जो लैंड में जो सड़क बना रखा है उसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ से कहाँ तक किसका है, उस ज्यूरिसडिक्शन के अनुसार उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पिन डाउन कर सकते हैं। इस मामले में तो ये दिख रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन होना था, वो हुआ नहीं, लेकिन चूंकि बेसमेंट खोद दिया गया और वो ऐसे का ऐसा ही रहा पिछले 3 साल में। अभी कोई 10, 12, 15 दिन पहले वहाँ एक ट्रक भी फंसा, तो डेफिनेटली पुलिस को भी पता चला होगा, पता चलता ही है, रोज पेट्रोलिंग करते हैं, रात को भी करते हैं। हाँ, तो किसी एक के, जो आप जुरिसडिक्शन वाली बात कर रहे हैं, अधिकार क्षेत्र की, वो किसी एक का नहीं रहा ऐसे मामले में। एक सड़क है जिस पे एक व्यक्ति चल रहा है। लैंड विल बी ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइन विल बी डन बाय अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिधर तक उसका अपना जुरिसडिक्शन, अपना ROW है, राइट ऑफ वे है, उधर तक है कंसल्टेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इफ दिस कंसल्टेंट वाज ओनली गिवन द जॉब ऑफ डिजाइनिंग द रोड and nothing to do with the gadda which is being made underneath, then the responsibility does not lie on him. It lies on the agency which owns the land below. जो बेसमेंट बनवा रहे थे उनके, उस एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तब वो अगर उसको सब कंसल्टेंट में रखा है या PWD को रखा है को, then the further it will get, that responsibility will get distributed to ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है उसके ऊपर responsibility will be, that is a different matter. But fundamentally the culpability must lie with the landowning agency. कुछ लोग इसमें सड़क की बात भी कह रहे हैं, लेकिन मतलब ये तो एक अलग बात है कि बेसमेंट खुदा हुआ था, उसे भरा क्यों नहीं गया, उसमें पानी इतना भरा हुआ था, जब SDRF NDRF पहुंच गए बचाया क्यों नहीं, ये सब तो फिर अलग अलग विभाग उसमें शामिल होते जाते हैं। लेकिन सड़क की बात, रिफ्लेक्टिव कैट आइज, डेड एंड से पहले जो रंबल स्ट्रिप्स होती हैं, और क्रैश बैरियर्स, और कहीं ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो दिखता है वहाँ से लाइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, लाइट्स, ये जो हैं चीज़ें, ये कोई सजावट की चीज़ें नहीं हैं, ये ऐसी चीज़ें जो सेफ्टी के लिए है। ये भी गायब है अगर, तो समझ नहीं आता कि अगर किसी को दिख रहा हो, जैसे नागरिक को दिख रहा है, वो किससे शिकायत करे, जिम्मेदारी है किसकी? अभी कुछ खराब हो जाए तो हमारे पास कस्टमर केयर का नंबर है, पुलिस का नंबर है, फायर ब्रिगेड का नंबर है, यहाँ क्या किया जाए? फाइनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाई विद द पर्सन हु ओन्स दैट रोड। ठीक है, उन्होंने अगर एक कंसल्टेंट को दिया है, उसका मैंडेट क्या था? उसका मैंडेट लाइटिंग इंक्लूडेड था, और उसका मैंडेट इंक्लूडेड designing of the thresholds, the safety guards,
Are all these part of their responsibility? It depends on the type of contract they have taken on ओके and how well it was executed. Otherwise, if those are not specified in the contract, responsibility lies primarily with the organization who owns the land where the road is constructed. जिसने सड़क बनवाई हाँ. वो विभाग Yeah. नोएडा के मामले में ये जिम्मेदारी किस पे है? It will be on the development organization. Noida जो development authority है. ये उसकी जिम्मेदारी पे आता It है. will be on them normally, हाँ हाँ but one has to actually investigate correctly before naming anyone. One has to देखना चाहिए कि ये किसके लैंड है, किसके jurisdiction में आता है, उसी का responsibility will be primary responsibility. उसके बाद उसका consultant का responsibility that is further going down. Then finally execution किया हुआ contractor का ये वो काफ़ी सारे responsibilities है नीचे लेकिन वो कम होते जाएगा. Primary responsibility सबसे पहले as far उसकी है as जिसका land है. citizen safety is concerned, जिसका land है उसका responsibility है primarily. तो जब हम नोएडा में निकलते हैं, इनफैक्ट जब हम दिल्ली एनसीआर में ही निकलते हैं पूरे, तो आमतौर पर पहली नज़र में तो लगता है सड़क बहुत अच्छी है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, बीच में वो लाइट्स वाला भी सब लगा रहता है, और गुड़गांव में भी चौड़ी सड़कें हैं, दिल्ली में भी हैं. तो आपको कभी देखने में आया है, आप 4 दशकों से यहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से, आप कह सकते हैं कि इन सड़कों में कोई खराबी है? सड़कों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है क्योंकि हमें तो नहीं लगती कभी ज़्यादा. क्योंकि सिर्फ चौड़ी है तो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड जस्ट बाय इंक्रीजिंग विड्थ. रोड हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फॉर डिफरेंट यूसेस. रोड इज यूज्ड बाय मल्टीपल यूसेस. रोड इज नॉट ओनली यूज्ड बाय स्पीडिंग ऑटोमोबाइल्स. Road is used by non-motorized movement. Road is used by pedestrians, cyclists, which fall under the non-motorized movement. But slow-moving vehicles, fast-moving vehicles. Then, apart from that, local villagers who have to cross the road. अच्छा. Road may be cutting through a village. एक साइड में एक विलेज है, दूसरी साइड में दूसरे विलेज है, रिलेटेड विलेजेस हैं, रिश्तेदार भी होगा इधर के हो उधर के, और देयर चिल्ड्रन विल बी स्टडीइंग टुगेदर, देयर फैमिलीज विल बी इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर. उसको क्रॉस कनेक्शन भी चाहिए. बिल्कुल. वो उनकी हक है कि अपना अपना नेटवर्क पाल के रखे और उससे फ़ायदा उठा के सोशली दे गो अप थ्रू दैट. सो दैट responsibility is also there in while providing these high-speed roads. They are all usually ignored in our condition. अच्छा. Most people cannot cross the road anymore. So so two sides of the road will function like two separate entities. That is not how you design. You design for integration, not for separation. सेपरेशन सिर्फ स्पीड, हायर एंड हायर स्पीड को हेल्प करते हैं. सेपरेशन डजंट हेल्प इंटरैक्शन. Whereas road is not only used for fast movement. That is also one of the functions, perhaps an overriding function, because it's the most dangerous function. It kills people, it increases anxiety, it increases धूल, dust. It requires more expensive road network. इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा लगना पड़ता है. डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द रोड, यू हैव टू हैव अ सर्टेन ग्रेड ऑफ रोड. सो काफ़ी सारे इश्यूज है उसमें कनेक्टेड ऑन स्पीड. मतलब कह रहे हैं रफ्तार के लिए नहीं होती है सिर्फ सड़क. और आपने एक गांव को दो हिस्सों में बांट दिया. बहुत सारे हैं स्टेक होल्डर्स, रोड के स्टेक होल्डर्स. तो पर इतना कौन सोचता है? हमारे यहाँ तो मुझे लगा नहीं आज तक किसी ने ऐसी बात कही होगी. कौन सोचता है? माने देयर आर प्लानर सोचते हैं. इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द प्लानर टू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज अबाउट लाइफ, how people are living. And basic function of the plan is what? Is to facilitate human beings to live better. है नहीं? तो अगर वो नहीं है तो then there is only partial success. तो सर दिल्ली में तो हमेशा से गांव थे और नोएडा में भी हमेशा से गांव थे. ये तो गांव के बीच में हमने शहर बनाए. तो जब शुरू में दिल्ली बनी है, बसी है, तब उसको पहले से पता था हम इसे राजधानी बनाने वाले हैं, अंग्रेज़ों को मालूम था. और जब नोएडा को बसाया गया संजय गांधी के टाइम पर, तब भी ये पता था कि हम एक ऐसा शहर बना रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री आएगी और जहाँ पर अमीर लोग भी आएंगे, गरीब लोग भी बसेंगे. इंडस्ट्री में काम कौन करेगा?
और गांव भी वहीं के वहीं रहेंगे, किसी को बाहर नहीं भेजा गया। तो क्या उसी वक्त से जो सड़कों की प्लानिंग थी गड़बड़ थी, या ये धीरे धीरे जब लोग बढ़ते गए तब सड़कों की प्लानिंग गड़बड़ होती चली गई? नोएडा, मैं समझता हूँ कि नोएडा इज अ बेटर प्लान्ड सिटी दिल्ली? than Gurgaon for certain, Okay. because Gurgaon is not planned at all, and then in some parts of Delhi, क्योंकि आप देखें तो फ्लडिंग भी बहुत कम है नोएडा में, क्योंकि देयर इज अ जेंटल स्लोप फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर। दैट प्लान के अनुसार तो वाटर मैनेजमेंट, सर्फेस वाटर मैनेजमेंट को प्लान किया हुआ है, तो उसमें some fundamental issues are looked after in planning in Noida. But one can say that it's not a complete plan, because it takes only movement of automobiles as a primary thing. लेकिन जो लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु लिव इन अ सिटी, दैट मस्ट गेट प्राइमरी इम्पोर्टेंस। तो ये if you look at the difference between the subject of urban planning and urban design is about designing the life experience of the people. The interface between planning and people, that is where urban design comes in. तो हमारे urban planning में कोई urban design की component होते ही नहीं है. Now they are introducing in the last 2 master plans थोड़ा कुछ urban design भी उसमें लाया है, लेकिन वो भी लोकलाइज्ड एरिया में काइंड ऑफ कोट अनकोट कुछ ब्यूटिफिकेशन टाइप चीज़ में चले जाता है। जो यूटिलिटीज़ जो है, लाइक रोड नेटवर्क्स एंड वेरियस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट जो है, उसके अंदर हाउ डू यू ब्रिंग द इंटरफेस बिटवीन पीपल एंड फैसिलिटी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्बन डिज़ाइन। दैट मीन्स बेटर पेडेस्ट्रियन पाथ्स, better tree plantations, proper landscape, proper laying of infrastructure, so that doesn't interfere with the movement of the traffic, but also the road becomes a multifunctional space where all other slower movements also can survive. Because we have 10-15% people have cars. In Delhi, of course, it's much higher. बिल्कुल। But on the average, if you look at 10-15 हाँ, people, सबसे कम लोगों के पास कार हैं। हाँ, कार है। जिन शहरों में हम रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो तो हम मानकर चल रहे हैं कि या तो सार्वजनिक परिवहन जो पब्लिक के मतलब बसेस चल रही हैं, ये सब ऑटो चल रहे हैं, उनमें जाएंगे, या फिर वो साइकिल्स पर जाएंगे, या वो पैदल चलेंगे। लेकिन जब हम सड़क पर ट्रैवल करते हैं तो ऐसा दिखता नहीं है कि इन 3-4 चीज़ों की कोई परवाह नहीं है उसमें। पैदल चलने वाला आदमी या औरत देखकर ऐसा लगता है कि ये सड़क पर एनक्रोच कर रहा है। दे आर एन आउटसाइडर्स, दे हैव टू बी आइदर रिमूव्ड। किसी ने मेरी स्पीड स्लो करा दी है, अब मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ये दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन आवर आउटलुक टुवर्ड्स प्लानिंग। ये पूरे हिंदुस्तान में है। आप कहीं भी जाके देखिए, आपको पेडेस्ट्रियन पाथ तो मिलेगा ही नहीं। शॉर्ट स्ट्रेचेस में ब्यूटिफिकेशन का नाम पे पेडेस्ट्रियन स्ट्रेचेस बनाते हैं, माने नियर द सी और कोई वाटर बॉडी के सामने वगैरह। दैट इज़ फाइन, इट्स रिक्वायर्ड ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग इट शुड नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी है उसको भी देना, क्योंकि रिलैक्सेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ सिस्टम, एंड उसका भी फैसिलिटी हम देना चाहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, नॉट ओनली ऑन ब्रेड विनिंग, but also in how well you spend your life, how well you are able to nurture your children. बच्चों के लिए क्या सुविधा है, पार्क होने चाहिए, औरतों के लिए क्या सुविधा है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या सुविधा है, ये सब कंप्लीट रेंज ऑफ इश्यूज हैव टू बी लुक्ड एट। और जो विकलांग है उसके लिए क्या सुविधा है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। उसके भी नहीं, दैट इज मैंडेटरी, इट्स अ लॉ, इट्स अ रिक्वायर्ड लॉ फ्रॉम 1998। देयर इज अ We have an accessibility act. मैं जो लोग जापान गए हैं उनके एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ कि जिसमें वो बताते हैं कि अगर कोई विकलांग है, वो घर से निकल कर फुटपाथ तक भी आ सकते हैं, इस तरह से प्लान किया हुआ है। बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, बसेस में सुविधा है कि ऊपर चढ़ सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो इंडिया में किसी ने भी कभी एक्सपीरियंस की होगी, ऐसा देखा भी होगा। नहीं, इंडिया में इफ़ यू लुक एट जो हमारे एक्सेसिबिलिटी एक्ट जो है, जो CPWD के द्वारा पहले प्रकाशित किया था,
उसमें आप देख लिया तो आपने अभी बताया ना, जापानीज सिस्टम को अडॉप्ट करके यहाँ पूरे के पूरे ट्रांसलेट करके हमारे लीगल फ्रेमवर्क बनाया था पहले। और यूएन भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया था, यूएनडीपी ने, ऑन एक्सेसिबिलिटी, एंड देयर वर सम ऑडिट्स दैट वर डन इन इंडिया आल्सो ऑफ बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, टू मेक देम एक्सेसिबल। सो लेकिन ये जो बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी इज़ वन थिंग, एट द सिटी लेवल वेदर रोड्स एक्सेसिबल है, आपका बस स्टॉप्स वगैरह एक्सेसिबल है, आपका पार्किंग एरिया एक्सेसिबल है, आपका पार्किंग एरिया से लॉबी तक एक्सेसिबिलिटी है, लॉबी से लिफ्ट तक एक्सेसिबिलिटी है, लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद उसको एक्सेसिबिलिटी है। ये सब इट्स ऑल कंटिन्यूस चेन ऑफ टेकिंग अ प्लान्ड मैकेनिज्म को लेके उसका ह्यूमन एक्सपीरियंस तक पहुंचने का वो दैट गैप is a very big gap in India. That is the gap which urban design addresses to resolve. ये अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं इसको। नहीं तो अर्बन डिजाइनर बताता है तो सरकार क्या मानती नहीं है? मानता है, लेकिन फाइनली मास्टर प्लान बोल के आता है, 2 डायमेंशनल प्लान। बनाता कौन है मास्टर हमारे प्लान? लीगल इंस्ट्रूमेंट वही है फाइनली। नहीं, बनाता कौन है प्लान्स? मास्टर प्लान कौन बनाता है? किसी शहर का या नए शहर को बसाना है तब? अभी दिल्ली में देखा है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अर्बन डिजाइनर्स हैव बीन फ्रंटली इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द मास्टर प्लान 2041 का प्लान जो देखा है तो। लेकिन बाकी शहरों में थ्रू आउट इंडिया इट इज़ नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। आप देखिए, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी आप देख लीजिए, प्लानिंग का क्या अवस्था है, मास्टर प्लान का क्या अवस्था है। एवरीवेयर लटका के रखा है मास्टर प्लान को। इट्स नॉट दिस वन थिंग। इंटेंशन तो अच्छा है, सबका इंटेंशन इज गुड, इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं। यू टेक बॉम्बे, यू टेक चेन्नई, यू टेक बेंगलोर, यू टेक दिल्ली, ऑल मास्टर प्लान्स आर हैंगिंग। दिल्ली का भी है, 2 साल हो गया अभी मास्टर प्लान प्रिपेयर करके डीडीए के पास जाके, अभी तक उसको प्रकाशित नहीं हुआ है। कारण क्या है सर? कारण इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कारण है। पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत है इसमें, और डेवलपमेंट लॉबीज़ भी है, बहुत सारे लॉबीज़ भी एक्टिव है। आप देखा तो दिल्ली मास्टर प्लान के अंदर ओनली 2 ऑफ द रिकमेंडेशंस हैव बीन नाउ प्रकाशित हुआ है। ओके। ऑफ द नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस, एक तो है लैंड पूलिंग बोल के है, जिधर लैंड ओनर, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, that is the government, as well as the developer are tripartite partners. Okay. And then there is a formula for that development and all that. This is land pooling. This has been taken out and has been promulgated in Delhi from the master plan, 2041 ka master plan. Apart from this, one more thing they have done promulgated is the issue of ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, TOD बोलते हैं, जो मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन के वगैरह जो एयर राइट्स वगैरह यूज़ करके उधर यू ब्रिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूसेस, क्योंकि लोगों को आने जाने का सुविधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, मेट्रो और रेलवे सिस्टम यूज़ करके आने जाने का सुविधा होता है। उसको ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके लिए स्पेशल एरिया रेगुलेट करके उसमें पार्किंग कम होता है, पेडिस्ट्रियन प्रायोरिटी होता है, बहुत सारे चीज़ें हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मल्टीपल लैंड यूजेस भी होता है, हाउसिंग भी होता है, वर्क प्लेसेस भी होता है। सारे चीज़ को इकट्ठा करके कॉम्प्रहेंसिव डिज़ाइन करता है, उसको ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD बोलते हैं। ये भी अनाउंस कर दिया है दिल्ली में, वो भी मास्टर प्लान से 2041 का अंदर था, वो भी उसको निकाल के उसको अनाउंस कर दिया है। लेकिन दे हैव नॉट अनाउंस्ड ऑल द अदर थिंग्स, issues connected to sustainability, issues connected to digital media and smart systems within the city, issues connected to public transport, issues connected to land use planning. ये सब तो नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बाकी इसमें सिलेक्टिवली दिस 2 इश्यूज को प्रकाशित किया है। इसमें जो पैटर्न है कि ये जो 2 चीज़ जो जल्दी अनाउंस हो गया है, दे अफेक्ट लैंड एंड इट्स यूटिलाइजेशन. That means the developer lobby is happy with it. See, so public good
where lies public good? हाँ, मतलब पब्लिक की Public भलाई good बाद में lies है, in पहले the- ये देख लो कि जो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, हाँ। इनका भला होना चाहिए। भला सबका भला होना चाहिए। पहले इनका हो। हाँ, पहले इनका तो हो गया है, बाकी तो अभी भी लटक रहा है। It's 2 years ये तो sitting है। with the government. लेकिन पॉडकास्ट से पहले आप एक बात कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि किसी भी जब सिटी की प्लानिंग होती है, उसे लागू किया जाता है प्लान को, इसमें बहुत सारे विभाग शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं इसमें। हाँ, तो आप ये भी कह रहे थे कि वो अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं है। हाँ, बातचीत एक ने अपना काम कर दिया, वो चला गया, जरूर दूसरा कर गया, वो भी चला गया, चला गया। आपस में उसका कोई तारतम्य नहीं है, कोई उनकी बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर इसमें कोई परेशानी उभरती हो तो किसके पास जाया जाए, किससे कहा जाए, कौन है वो लोग? नहीं, इसमें देखिए, इसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। जो हमारे हैबिचुअली हमारे पॉलिटिशियंस दिल्ली का सारे प्रॉब्लम्स को ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालते हैं। हाँ, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये करेक्ट नहीं है। जब बस metropolitan city जितने 23 million people, 24 million people are living in a city, you require, it is a complex, the most complex system human being has ever endeavored to do. See, it's such a complex system. Social issues है, financial issues है, pollution है, mechanics of movement है, बहुत सारे चीज़ हैं, पानी, बिजली, disposal of waste, बहुत सारे issues हैं। You cannot have one organization doing all this. See, you have to have multiplicity of organizations. लेकिन for implementation, you require full coordination between these different organizations. वो coordination is what we call governance. Otherwise, what is governance? Governance is ensuring that these organizations ये सभी को साथ में बैठा हो। हाँ, ये सब the issues have to be seen more comprehensively by an organization like government, which has the overview and overall responsibility of the well-being of people. तो वो हमारे इधर हिंदुस्तान में हमेशा लैकिंग है, क्योंकि हम अभी तक जितने भी मास्टर प्लान्स, इतने सारे मास्टर प्लान्स बन चुका है हिंदुस्तान में, इसका इम्प्लीमेंटेशन में इतना कमी क्यों है? Why is it that people are not happy in our cities? आप छोटे स्मॉलर सिटीज़ में जाइए, आप इंदौर जाइए या पुणे में जाइए, या यू गो टू कोच्चि और ट्रिवेंड्रम, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, लार्ज सिटी है लेकिन मेट्रोपॉलिटन नहीं है, उस शहरों में काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इट इज़ टचिंग द लाइफ ऑफ पीपल। जो वेलफेयर मेजर जो प्लानिंग के अंदर लीन है, वो दैट इज एबल टू टच पीपल्स लाइव्स, बट वेयर एज इन बिग सिटीज इट्स फेलिंग टू टच, बिकॉज वी आर फेलिंग इन आवर गवर्नेंस. Urban governance is failing. I will not say that it's the responsibility of this government or that government, but it's an overall system failure. ये तो प्रक्रिया है, It's a system failure to which our governance has not added up to. मतलब कोई भी आए वो उसे बेहतर नहीं करता है, जैसा था वैसे में काम करके निकल जाता है. लेकिन सर, क्या इस पूरी प्लानिंग में ये भी शामिल है कि अगर कोई इंसान, कोई परिवार, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली भी जो शहर में रहता है, किसी मुसीबत में फंस जाए, so many cows, बिल्कुल वो भी इसका पार्ट है. so many other animals, peacocks in Delhi, there are so many peacocks in Delhi. बिल्कुल बंदर है. they are बंदर है, they are part of. वही तो मैं वही पूछ रहा था कि अब जैसे एक फरमान आया, कुत्तों को बाहर निकाल दो, है ना, तो वो भी इसी का पार्ट होता होगा कि प्लानर्स सोचें कि भैया सिर्फ आदमी और औरत नहीं रहते, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज हैं, ये सभी का घर है एक शहर. पर इससे इतर मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि कोई भी फंस जाता है किसी मुसीबत में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे शहर हैं विदेश में जहाँ तुरंत एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, वो रेस्क्यू कर लेगा, फायर फाइटर्स की टीम पहुँच जाती है, कमाल का काम करती है, वीडियोस वायरल होते हैं, हम देख के हैरान रह जाते हैं कि अरे बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर दी किसी ने, जान. और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जीता जागता लड़का है, नौजवान, इस मुल्क का संसाधन है, वो 27 साल का लड़का, इंजीनियर है, वो गाड़ी खरीद कर और बीच शहर में गिर गया और वो फ़ोन लगा रहा अपने पिता को. उसके पिता भी
इधर उधर फोन कर रहे होंगे, पुलिस खड़ी है, लोग खड़े हैं, SDRF NDRF बड़े बड़े नाम, जो अब बहुत महिमा मंडन होता है कि ये तो बाढ़ में बचा लेते हैं, ये तो ये कर लेते हैं, वो सामने खड़े लड़के को बचा नहीं पाए। ये भी प्लानिंग का हिस्सा होता होगा। जरूर जरूर। बजट भी है आपके पास, तो फिर क्या क्या लैक कर रहा है? कोऑर्डिनेशन, क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस, एब्सोल्युटली आई वुड से। नहीं, किसको कॉल लेना चाहिए, कौन नहीं कॉल ले रहा है? अल्टीमेटली हमारा माँ बाप कौन है? जनता का माँ बाप कौन है? सरकार है, रियासत जिसको बोलते हैं। हाँ, सरकार है। बिल्कुल। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर फैमिली, वेयर डू यू गो? बिल्कुल। You go to the head of the Just family. head of the family. Whether it's the father or the mother, you go to the head of the family. No, so that is precisely how a city should be functioning. That human element जो है city में, जो planning or all the good intentions with which rules and regulations are brought in, that is not interfacing with human lives. That जिम्मेदारी सरकार का है. That is governance, in my view. Ensuring that people are not suffering with the kind of pollution that we have is a governance issue. नहीं तो अब देखिए ना, एक नियम आया, तो कल एक नियम आया है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने ये किया है कि जो पार्किंग की फीस है वो डबल कर दी है। ये किस तरह के मेजर्स हैं कि हम ही पॉल्यूशन के पीड़ित हैं और हम ही अब इसमें जो है पार्किंग दुगनी देंगे। और कौन है वो जो अपनी गाड़ी इसलिए घर से नहीं निकालेगा कि 20 की जगह 40 रुपये देने पड़ेंगे उसे? कौन है ऐसा जिसके पास गाड़ी है या उसने बाइक खरीदी हो 10 रुपये देता था, पार्किंग में 20 दे देगा? ये किस तरह के मेजर्स हैं? ये दिखाने के ज़्यादा या वाकई इनसे कोई फ़र्क पड़ता है? कहीं पड़ा है? नहीं, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इफेक्टिव मेजर व्हिच हैज बीन ट्राइड इन मेनी अदर कंट्रीज. ओके, बट मेकिंग फ्रॉम 20 rupees to 40 rupees is not sufficiently effective. If you make it 1,000 rupees from 20 rupees, it becomes effective. It becomes a deterrent. जो दिल्ली में लोगों के पास इतना पैसा है कि each house has got, my neighbors have got 4 cars which are 80 lakhs and above. Okay. Will they care about 20 rupees and 30 rupees? Of course they will not care. It won't make any difference. But it will make a difference if it becomes 1,000 rupees. Or if you say that you cannot park your car on the roads inside residential colonies so that people can walk again, pregnant women can walk, children can play. Road was the place where a lot of children played in their childhood, in the early days. yes. But now road is completely taken up by parking. Suppose I'm saying it, there will be unpopular measures. So no political party is willing to take an unpopular measure. But this deterrent to faster movement and deterrent to parking ये बहुत सक्सेसफुल सिस्टम है सारी दुनिया में. लेकिन जो हम कर रहा है इधर से 20 रुपया 40 रुपया, इसमें कोई फर्क करने वाला नहीं है. You go to Holland, you want to park a car in front of your house overnight, you pay 1,000 rupees. Or you want to park in some public parking area, it costs 2,000 rupees. If you want to leave your car there. So लोग निकालते नहीं है, गाड़ी खरीदते भी नहीं है, क्योंकि it is so difficult to maintain it. You go to Singapore. Only the richest people, the most, the billionaires are able to maintain cars. Others cannot. But उनका उसके गवर्नमेंट उधर उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा इतना अच्छा किया है, टैक्सी सर्विस का सुविधा इतना अच्छा किया है, जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता, कार हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ तो यू गो टू न्यूयॉर्क, मैनहट्टन में जाइए आप. हाँ, यू गो टू द यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग जी, उसमें नंबर 2 इन द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द सेक्रेटरी जनरल, द मैन नेक्स्ट टू हिम is walking to work, is taking metro, or is living nearby so that he can walk to work. And cars are parked on the 60th floor terrace, 80th floor terrace mein. They've lifted up the cars, those who really badly want to keep it for some problem of, some disability problem or some such problem. They have cars which are parked on the 80th floor and 90th floor. Lift is functioning to take it there. They don't have parking. They don't allow parking. You go to Manhattan, they don't allow parking. And you have, लेकिन उधर बहुत चौड़ा 20-25 फुट वाइड पेडिस्ट्रियन रूट्स है, पाथ्स है, जिधर आपको आराम से
10 ब्लॉक 12 ब्लॉक आपको वॉकिंग में जा सकता है विदाउट प्रॉब्लम. सो इट इज़ अ रिलेटेड प्रॉब्लम. एक मेजर से हमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है. अगर आप पार्किंग ना अलाउ नहीं भी कर रहा है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा उतना अच्छा करना देनी पड़ेगी. हाँ. नहीं, यहाँ तो मैं कह रहा था कई सौ गज की कोठियाँ हैं और गाड़ी लोग घर के बाहर ही खड़ी करते हैं. और फिर वो सड़क एक तो उनकी रैंप की वजह से छोटी हो जाती है, जिसको समझता है रैंप तो होगा ही हमारे घर में. मतलब मैं कई बार देखता हूँ कि लोग ऐसी बात पर लड़ रहे होते हैं, उन्हें लगता है, उन्हें पता नहीं है एक्चुअली, वो भी जागरूक नहीं है, उन्हें लगता है कि उनका अधिकार है या उन्हें पता होगा कि ये गलत बोल रहा हूँ मैं, उनको पता होगा, पर वो लड़ते इस वे में है कि उनको लगता है कि सब कर रहे हैं तो आप मुझसे क्यों कह रहे हो. रैंप अगर मैं निकालूंगा सड़क तक तो उन्हें लगता है कि हाँ तो ये तो है ही ना, तो मतलब नियम है, सब निकाल रहे हैं, मैं रैंप बाहर तक निकालूंगा, फिर मैं उस पर गाड़ी खड़ी करूंगा, फिर अब जो दो गाड़ियां गुजर रही होंगी वो आपस में लड़ेंगी. स्मूथ पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को भी वो ब्लॉक करता है. These little ramps which are going up to the houses. हाँ, लोग नहीं चल पाते. हाँ, और अगर रैंप टूट गया किसी का वो अलाउड नहीं वो एक है. अलग ऐसे. झगड़ा है. हाँ, That is public domain, no? यस यस. पब्लिक डोमेन में आपको प्राइवेट कम्युनिटी नहीं कर सकता है. तो सर समझाए कौन यार? Political parties have to take a position. They are not ready to take the position. वो समझाए. क्योंकि जो अनपॉपुलर यहाँ मेजर्स तो है, जो जितना बड़ा नेता है उसका घर दिल्ली नोएडा में देखिए, वो खुद एंक्रोच किए बैठा हुआ है. हाँ, खुद का encroach. उससे तो खुद नहीं पता. और ये जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर रनिंग दिस, ये जो हमारे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह है, उसमें सब प्रॉपर्टी एजेंट्स है, पीपल जो स्टेक होल्डर है, डेवलपमेंट का स्टेक होल्डर है, वही लोग इसके ऑफिशियल्स बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि इट रिमेन्स विद इन देयर कंट्रोल. सो प्रॉब्लम इज एक्चुअली सब छोटे मोटे चाइना हैं, सब साम्राज्य थोड़ा बहुत कब्जा कर लेना चाहते हैं. गाली हम देशों को तो बड़े आराम से दे देते हैं कि ये उस देश को कब्जे में करना चाहते हैं, ये अपने बॉर्डर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने लेवल पर क्या करते हैं कि हमारा ज़रा सा घर है तो हम जितना अंदर कर लें, कोने का है तो यहाँ हम पेड़ उगा लेंगे, गाड़ी बाहर ही खड़ी करेंगे, तो और इसके झगड़े बढ़ते हैं. शहरों में जो हिंसा है, अभी देख रहे थे पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ, किसी ने किसी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी तो वो उसको जान से मारने धमकी दे, लेकिन पुलिस आ गई. मगर ये छोटी छोटी चीज़ों से तो बड़ा होता होगा. लेकिन चाइना ने इसको दूसरी एक्सट्रीम लेवल पे ले रखा है. चाइना में इफ़ यू क्रॉस द रोड इन द रॉन्ग प्लेस यू आर गेटिंग अ ब्लैक स्पॉट. ओके, या अगर यू फॉर एग्जाम्पल सपोज यू गेट 10 ब्लैक स्पॉट्स, you are prevented from using ATM. Say, I'm just giving an example. Okay, you get 15 black spots, you are prevented from using public transport. अच्छा, दंड देते हैं. If you are getting 30 black spots, your passport will get impounded. So China has taken it to that extreme, and everybody is wired electronically observed. You cannot misbehave on any road. You can't throw things on the road. You can't cross it in the wrong place. Complete surveillance है Chinese cities में. Okay. And that is monitored and punished. वो तो हिंदुस्तान के दूसरे opposite end है. और excess control is also as bad as no control at all. So we have to find a middle path where our people are able to live with their aspirations but not impinge on public good. ये सर सैटेलाइट सिटीज़ क्या हैं? क्या गुरुग्राम नोएडा इसमें आती हैं, शामिल होती हैं? सैटेलाइट सिटीज़ है क्या? नहीं, गुरुग्राम एंड नोएडा कैनॉट बी कॉल्ड सैटेलाइट सिटीज़. ओके. क्योंकि सैटेलाइट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओरिजिनल मदर सिटी है उसके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए, पॉपुलेशन प्रेशर, व्हीकल प्रेशर, जॉब, इन्वेस्टमेंट, ये सब डाइवर्सिफाई करने के लिए दे फाउंड न्यू सिटीज़ और दे डिक्लेयर सम cities as satellite cities. अच्छा. So that investment will move to that place. तो क्या है दिल्ली की सैटेलाइट सिटीज़ नहीं हुई? No, नहीं. But one major condition is सैटेलाइट सिटी का लोकेशन ऐसे होना चाहिए कि उधर से डेली कम्यूटिंग टू वर्क एंड बैक विल नॉट बी पॉसिबल. अच्छा, विल नॉट बी पॉसिबल. Will not be possible. If that is possible, it is no more satellite. फिर तो Then it becomes what in planning parlance is called a dormitory city. Okay. Now, for a long time, Noida was functioning like Delhi's dormitory city. जो दिल्ली में घर बसा नहीं सकते हैं क्योंकि लैंड इज कंट्रोल्ड, वैल्यू इज हाई
and so too many regulations. So then Then Noida they में ले moved to लिया। Noida Yes. and they commute to Delhi. Delhi. Now बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया है कि दिल्ली में because of so many years, 50-60 years of continuous regulation on land, दिल्ली में potential to develop facilities have reduced. ये सब गुड़गांव में गया है यार, नोएडा में आया है. अभी लोग दिल्ली में रह के नोएडा में काम करने के लिए आते हैं. So now it is functioning reversely. Reverse. Yeah, Delhi can become partly a dormitory city of Noida. Noida. It is also becoming like that. Now जो इसको urban conglomeration बोलते हैं हम, इसको जब many cities come in close proximity together, तो उसको हम comprehensively एक सब रीजनल प्लान के द्वारा देखना चाहिए. इसीलिए NCR प्लानिंग बोर्ड बनाया था, दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड बनाया था. इट वाज अ विजनरी प्लान, 1970s में ओरिजिनली फ्लोट किया, लेकिन वो बना नहीं पाया क्योंकि 4 डिफरेंट स्टेट्स वर कमिंग इन, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, ऑल दिस वर कमिंग टुगेदर. इसलिए वो बना नहीं पाया. पॉलिटिकल इंटरेस्ट वर नॉट एबल टू टॉक टू ईच अदर, डिफरेंट पार्टीज वर कंट्रोलिंग. तो 1990s तक वो कर नहीं पाया. उसके बाद दिस बोर्ड वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन फॉर प्लानिंग फॉर दिस कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन. अच्छा, जो हम एनसीआर इसमें 14 cities था ओरिजिनली. नाउ द नंबर्स ऑफ सिटीज हैव आल्सो गॉन अप. सो इसमें आइडिया था कि जो दिल्ली में इतने सारे इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है, इसलिए लोग आ रहा है, इसको डाइवर्सिफाई करना. Spread it in a larger territory and let the sub-region absorb the investment. Sub-region absorb the investment. जब absorb करते हैं तब population migration also will go where the investment is. So people will also get distributed. So it was originally conceptualized like that. लेकिन ये दिल्ली में जो restrictions इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उसको advantage देके यूपी ने नोएडा बनवाया. हरियाणा में गुरुग्राम बनाया नहीं, अपने आप बन गया. एंड फरीदाबाद वाज ऑलरेडी सैटेलाइट टाउन, ओरिजिनली इंडस्ट्रियल टाउन था दिल्ली आफ्टर पार्टीशन, तो वो भी बढ़ गया. आफ्टर पार्टीशन के पहले फरीदाबाद नेम कम्स फ्रॉम जहांगीर टाइम. फरीद खान वाज गवर्नर ऑफ जहांगीर. देयर इज अ टैक्स कलेक्शन एरिया. So that's how that Faridabad came up. It has nothing to do with the famous Baba Farid, who was a Sufi poet. This is another governor, Farid Khan. उस नाम से आया था. लेकिन after partition ये न्यू टाउन के टाइप डेवलपमेंट हो गया उधर, with a city center and sectoral planning and so on and so on. तो जब हम एनसीआर बोल देते हैं तो ये तो ऐसे चलते फिर टर्म में बोलते हैं, एनसीआर में रह रहे हैं, एनसीआर में घर ले लिया, एनसीआर तो डेवलप्ड है. तो बेसिकली एनसीआर आप ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग से निकला शब्द है. इसको हमें प्लान करना था दिल्ली के जगह, इसलिए एक टर्म निकली एनसीआर. वहां से शब्द प्लान भी बना रखा है. हाँ, बना रखा है. लास्ट 20 years they are actively doing this planning work. लेकिन इसका पहले स्टिपुलेशन था कि एनसीआर जो प्लान प्रिपेयर कर रहा है उसके अंदर टेलीस्कोपिकली ऑल द मास्टर प्लान्स मस्ट कम टुगेदर. वो आइडिया था. लेकिन दिल्ली इतना बड़ा एरिया है कि दे आर सेइंग यू गेट लॉस्ट टू एनसीआर बोर्ड. दे डोंट हैव टू लिसन टू देम. दिल्ली इज ऑलरेडी टू बिग. सी, सो नाउ एनसीआर बोर्ड का जो प्लान है वो ये मास्टर प्लान के अनुसार 2 साल पहले वो भी बन गया था. लास्ट मास्टर प्लान, एनसीआर मास्टर प्लान, वो भी लटका रहा है गवर्नमेंट के साथ. तो अब तो सर चारों तरफ एक ही पार्टी की सरकार है. अब क्या प्रॉब्लम होती है? आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं. अब क्या है? सी, आई गिव यू अ हिंट ऑफ दैट इशू is that you can see that those issues where land is commodified, those 2 rules have come out. So it's very clear that public interest कहाँ है और डेवलपर का इंटरेस्ट कहाँ है और गवर्नमेंट एक्शन कैसे इसके बीच में नेगोशिएट कर रहा है. तो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ आई मीन इट इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट इज अ डेवलपमेंट प्रॉब्लम, इट इज अ ज्यूरिसडिक्शन प्रॉब्लम, इट्स अ मल्टीपल
issue. ये जो गुरुग्राम है, आप कह रहे हैं प्लांट सिटी भी है ही, देख के तो लगता ही है। It's not planned. नहीं है, Gurgaon is not planned. इसलिए वहां पर पानी भर जाता है हर बारिश में। इसलिए से देखिए ना, if you look at the origin of Gurgaon, उधर तो it was a full of तालाब्स थे बहुत सारे, वो सबको बंद करके उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना दिया है। तो तालाब इज ऑब्वियसली लो लाइंग एरिया, तो लो लाइंग एरिया में इफ यू मेक बिल्डिंग इट इज गोइंग टू फ्लड. You make basement, you make 5 basement to do your parking. Okay. Everything will be flooded. Okay. No doubt. तो नोएडा में ऐसा नहीं है? Noida is a planned city where they have taken the surface profile into consideration in planning. ठीक है। Yeah. लेकिन कुछ साल पहले मैं सुन रहा था कि जिस तरह से ग्राउंड वाटर कम हो गया है और मिट्टी भी भुरभुरी होने लगी है, तो नोएडा में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर, मतलब एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर बिल्डिंग्स मत बनाओ, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ घटनाएं हुई जिसमें बिल्डिंग ढह गई। ये किस तरह का प्रॉब्लम है? No, ये तो सॉइल कंडीशंस भी है ना? लार्ज एरियाज ऑफ नोएडा आर इन द रिवर बेसिन। तो इधर तो जो मिट्टी होता है दैट इज़ अ वेरी क्लेई काइंड ऑफ सॉइल, एंड इस सॉइल का बिहेवियर है कि जब पानी इसमें आता है वो एक्सपैंड होता है, और पानी जब निकल जाता है द सॉइल रिड्यूसेस, नो ले जाता नहीं है, श्रिंक्स इन वॉल्यूम। अच्छा। So then it will go down, the land will go down, foundations will sink. So soil conditions are very important issue to look at. And a lot of the areas which are under original water bodies, etc., have this kind of alluvial soil, which is subject to this kind of change depending on moisture content. बेंगलुरु के बारे में बात होती है, स्टार्टअप्स का शहर है, नौजवान पीढ़ी वहाँ पर रह रही है, किराए बहुत ऊंचे हैं, घर लेना वहाँ भी मुश्किल हो गया है, झीलों का शहर था कभी, वहाँ पानी की कमी देखने में आ रही है। बेंगलोर का प्रॉब्लम भी वेरी सिमिलर है, क्योंकि इफ यू लुक एट बेंगलोर का लोकेशन देखा है तो इफ यू टेक द सदर्न पेनिनसुला, जैसे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है इंडिया का, और एक कोने में शिलोंग श्रीलंका है, ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के बिल्कुल बीच में स्पॉट है बेंगलोर का। The land is rising from 3 sides where there are oceans. The land is rising slowly and Bangalore is on the peak. अंग्रेज़ों ने उस एरिया इसीलिए चूज़ किया था कि it is roughly 350 kilometers to every port from there. So उन्होंने पहले मिलिट्री को उधर पोजीशन किया था कि जल्दी से जल्दी वो पोर्ट सिटीज़ पहुंच सकते हैं, और एक्सपोर्ट्स जो उधर उस एरिया से होता है इधर आके with the same distance 350 kilometers you can go to, it may be 345 in case, 350 in case, but it's 5-10 kilometer का फर्क होगा, but it's almost equidistant in its location. Or it was on a ridge, Bangalore. So it has no river, so only ponding was the only solution. And it was a city of multiple ponds overflowing from one pond to the other, to the other, to the other. But लेकिन I think about in the early 90s, the mid 90s, there was a big developer boom in India, and particularly in Karnataka and in Bangalore. So when there was some problem about investment into Swiss banks and etc., that's the time when the problem came up. A lot of the investment then started focusing on local investment. So money started pouring into Bangalore. तो जितने भी तालाब थे उसको सब बंद करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिक्वायरमेंट, सो बिकॉज लोकल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड, देन दे आल्सो मेड श्योर दैट द environmental law can be applied locally at state level, not central. Originally it was in the central level. I was the vice chairman of that committee at one time here in the center. तो उन्होंने लॉ लाया कि स्टेट लेवल में ये इसको सैंक्शन दे सकते हैं। आसान था सारा नियम। वहाँ देयर इन्वेस्टमेंट देयर कंट्रोल। तो फिर बिल्डरों की जीत हो गई। सो देन दे टुक ओवर ऑल द तालाब्स एंड दे बिल्ट ओवर इट। तो तालाब ही नहीं है, तो तालाब ही नहीं है, या
घर जिधर बसा हुआ है वो तालाब बन रहा है. वही तालाब, वाटर हैज अ बिग मेमोरी. वाटर तो कभी भूलता नहीं है कि मैं यहाँ कहाँ था मैं. It water will go back to that location. Strong memory it has. If you expel water and build there, water will come back. पानी वापस आएगा. हाँ, वापस आएगा. ओके. और मुंबई को लेकर बहुत चिंता है. एक तो यही चिंता है कि भाई धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, तो जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे पानी में जाने लगेंगी. इनएविटेबल है. जो पूरी दुनिया का ही इशू है एक बहुत बड़ा. एशिया में तो है ही है. बहुत सारे देश हैं जो अब प्लान कर रहे हैं कि अगर ये शहर डूबा तो इसके लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ क्या बनेगा वगैरह वगैरह. लेकिन मुंबई को लेकर जो एक फौरी चिंता जो होती रहती है लगातार, वो ये कि वहाँ भी मानसून आते ही चिंता हो जाती है कि अब सब भर जाएगा, तालाब बन जाएगा सड़कों का. वो तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. दूसरी चिंता ये है कि आम दिनों में ट्रैफिक लगा रहता है. और तीसरी चिंता उनकी ये है कि उनके पास तो दिल्ली की तरह फैलने को कोई नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद है नहीं. तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और लोग लगातार जा रहे हैं. तो मुंबई में जो प्लानर्स बैठे होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, सरकारें होंगी, आपकी नज़र में कुछ आया कि वो कुछ सोच रहे हैं? सोच तो ज़रूर रहा है, लेकिन बस सोच ही रहे हैं? लेकिन सोच ही रहा है, you can say, because the real estate entrance stakes are so high, you see. So they are trying to grow vertical. अच्छा. Because of lack of land. थोड़ा कुछ expansion न्यू बॉम्बे में उन्होंने expand किया है, and that was a planned city. New Bombay is a planned city. It has one side, on the eastern side you have mountains, and on towards the western side you have the creek. जी. Okay, which is connected to the sea and is also connected to the river. So that creek तक वो जो sloping land है, जो mountain से creek तक जो sloping land है, उसी में न्यू बॉम्बे को बसाया है. So New Bombay is relatively more safe from this flooding problem. Okay. Because it is on a sloped land and it is a planned city. लेकिन जो rest of Bombay है, उसमें Bombay was actually a set of islands. जी. उसको रिक्लेम करके उसको बीच बीच में मिट्टी डाल के भर के तो कंटिग्यूस लैंड बना के उसी में शहर बसाया है. दैट लैंड इज गोइंग टू हैव द प्रॉब्लम ऑलवेज. एंड ये जो सी लेवल राइज जो हो रहा है वो किसी का हाथ, कोई प्लानर का हाथ में नहीं है. क्योंकि सी लेवल राइज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग इन द आर्टिक्स. पर वो अगेन चला जाता है पर्यावरणविदों के पास. वो समस्या फिर उनकी शुरू है. फिर वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज भाई हो रहा है, रोकिए. और जो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अमेरिका मान नहीं रहा है, कोई नहीं मान रहा है. रोक नहीं सकता है उसको, कोई नहीं रोक पाएगा. रोक नहीं सकेगा. हम अपने आप को सेव कर सकता है उसमें से. वी कैन डू सेफ्टी मेजर्स फॉर आवरसेल्व्स. पानी जो वाटर लेवल जो राइज हो रहा है उसके लिए फुल मेजरमेंट्स है. अगर तापमान का लेवल 0.2 डिग्रीज तक बढ़ता है तो यहाँ तक पानी भरेगा. अगर 0.15 है तो यहाँ तक भरेगा. 0.3 है तो यहाँ तक भरेगा. ये सब कैलकुलेशंस कर रखा है. उसके अनुसार इट इज़ वेरी क्लियर दैट एंटायर कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया विल गो अंडर वाटर. By 2050 it will go under water. A lot of it will go under water. कई शहर हैं. Yes, कई शहर हैं. 2050 तक. And if you look at the population distribution, India में भी ये coastal areas में is the densest population. हाँ. So this areas where जो जिधर लोग densely बस रहा है उस एरिया में sea level rise होगा. कोच्चिन में तो अभी हो ही गया है. काफ़ी सारे islands और villages वगैरह पानी के अंदर चला गया है. कोच्चि में पानी अंदर आ गया घर के अंदर. Up to knee level there is water in many houses. In last year alone they are rehabilitating about 18,000 families. This is inevitable. This is not something that we can control. तो आप देखिए अभी इस साल सब जगह में न्यूज़ है कि हिमाचल में बर्फ़ नहीं गिरा है. We are going to have the reverse problem. Because the water that's coming into the Ganges and Yamuna, entire Gangetic plain, which is the densest population, our most valuable cities are all along that Ganges. They all may suffer with lack of water. जहाँ पानी की कमी हो रही है, पानी बढ़ रहा है. These are large problems. इसको तो national level में देखना चाहिए. इसको ये state level इंडिया के constitution के अनुसार planning is a state subject.
It is the within jurisdiction of the state government to prepare all plans, master plans, etc., etc. But there are some concurrent list है जिसमें rivers वगैरह है, mountains, rivers, systems वगैरह है, वो सब can be planned at the high level. Now, this is a problem that we will have to address. अगर entire Gangetic belt में पानी कम हो गया तो उसका population कहाँ जाएगा? They will come running to the cities where you have artificial supply of water. पानी तो चाहिए. तो शहरों में आ जाएंगे. Every time there is a drought in Rajasthan, you can see that the number of people who are begging on the Delhi roads are higher. Okay. It is a very direct equation. So there will be new kind of refugees called climate refugees, who will be moving from distort rural area से ये शहर के तरफ आएगा लोग. यहाँ भी हमारा प्रॉब्लम होगा. This is a huge problem. ये तो बोलने में I am getting goosebumps when I describe this to you. हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते सच में. अभी तो जिन शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी तो हम अभी बात कर रहे थे नोएडा की कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है, तब लग रहा था, और अब आप बता रहे हैं कि भाई क्लाइमेट का एक अलग ही प्रॉब्लम आने वाला है. अलग प्रॉब्लम है. इसे तो आप अभी सोच ही नहीं रहे. जब टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, the behavior of insects will change. They'll multiply much faster. Insects बढ़ते जाएंगे. हाँ, बढ़ते जाएंगे. How are we going to confront that in terms of our agricultural production? तो खाना भी कम हो जाएगा. बहुत सारे issues हैं. During Dr. Manmohan Singh's prime ministership, जी, there was a committee that was made at the central level, which looked at 8 different type of climatic zones, with the issue of climate crisis as the focus. अच्छा. Yeah? And that's good 15 years ago, nearly 15 years ago. Yeah? And there was one for the Himalayan region, there was one for coastal areas, one for riverine basins, one for desert areas. सबके challenges को वो address करते हैं. अलग-अलग address करने के लिए, to look at what are the issues which your country is going to face. And I was involved in that formation and the discussion at that time. आप क्या कर रही हैं कमेटी? अभी भी चल रही है कमेटी? नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया. 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. तब तो कमेटी was actively set up at that time to look at these different issues. Like Himalayan region का जो ecology जो है, Himalayan ecology के लिए एक कमेटी था. There was one for the riverine ecology, there was one for the desert, there was one for the coastal areas. Like that, there were 8 committees. Sir, regarding water, regarding cities. लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो डराने वाली है. हम अभी यही बात कर रहे थे कि हम आपस में भी ये बात कह रहे थे कि जो आप बोल रहे हैं, अगर ये हो गया अगले 25 सालों में, तो ये जो विश्वगुरु बनने के सपने हैं, ये जो हम पता नहीं कहाँ डोमिनेट कर लेंगे, हम किस किस चीज़ के पावर सेंटर हो जाएंगे, ये तो अजीब बात हो जाएगी कि कोस्टल एरियाज में जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ अगर पानी भर गया, वो मेनलैंड अगर सो कॉल्ड मेनलैंड की तरफ आएंगे, और जो सो कॉल्ड मेनलैंड है वहाँ पानी की कमी के चलते वहाँ लोगों को प्यास लग रही है, वहाँ और लोग बढ़ने वाले हैं. और आप कह रहे हैं गर्मी बढ़ रही है तो इंसेक्ट्स बढ़ जाएंगे, तो खाने की कमी हो जाएगी. तो ये तो एक पूरा मतलब हिंदी में कहूँ तो सभ्यतागत चुनौती है, मतलब पूरी सिविलाइजेशनल एक चैलेंज है. ये तो सभ्यता ही खत्म हो जाएगी. और आप कह रहे हैं कि 15 साल पहले कमेटी बनी थी, अब उनका पता ही नहीं वो क्या कर रही है, आपको भी नहीं पता. नहीं, वो कमेटी का पता नहीं अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है. इट वाज सेट अप इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, साउथ ब्लॉक में था, उसका मीटिंग्स वगैरह होते थे उस टाइम में. मैं भी आई वाज पार्ट ऑफ द कमेटी दैट टाइम. बट उसके बाद तो उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं दे रहा है आजकल. ठीक है सर, मेरे आखिरी 2 सवाल. पहला तो ये कि एक मुहिम चली है अब हमारे पुराने शहरों में ब्यूटिफिकेशन की, सड़क चौड़ी कर देंगे, पर्यटन बढ़ा देंगे वाली, जिसमें बहुत सारे ऐसे शहर शामिल हो गए हैं जो पुराने शहर हैं, और सभ्यता के रिश्ते से भी कहा गया है कि जब कहीं कुछ नहीं था तब भी वहाँ लोग थे, और धार्मिक रूप से भी वो बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं. उन पर आपका क्या टेक है? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक तो हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, या नहीं किया जाना चाहिए था? उनका अपने एक एनवायरनमेंट था, उनके अपने एक सिस्टम थे, उसको ना छेड़ते तो बेहतर था. नहीं, उसका ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है, जो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन.
क्योंकि चंडीगढ़ और गांधीनगर छोड़ के जितने भी शहर हैं हिंदुस्तान में, every city has got an old city and a new city. Every city has an old city. सच है. Every city. Thousands of cities have got old cities. And ये old cities था, these are not just places of economic activity and ruling and political power and so on. They are also culturally the spring of India. Exactly. In what we call Indian is actually grown, emanated from that ground. बिल्कुल. हाँ? तो अभी बीज हमारे वहीं पड़े हैं. वहाँ है. Every form of music, art, सब वो पुराने शहर theatre, हैं. everything is from that. And old cities को देखा तो they were centers of philosophy, they were centers of education, they were centers of spirituality, Arts, हाँ. they were centers of arts, they were History centers वही of artisanal production, they were centers of the specialized पान भी होता है एक एक शहर बिल्कुल. का. हाँ हाँ. तो इतने गहराई में उसका रूट्स है पुराने शहर का. इंडियाज रूट्स आर इन दो सिटीज. यस. हमारे जड़ है उसमें, पूरे कल्चर के, हमारे लाइफस्टाइल की, हमारे बिलीफ सिस्टम के, हमारे वैल्यूज के, सब जड़ उसमें है. लेकिन अब हम चाह रहे हैं वो थोड़ा साफ सुथरा हो जाए. अभी साफ सुथरा क्या होता है? जड़ काट के आप साफ नहीं कर सकता है. अगर आप पेड़ का जड़ काट के आप साफ किया तो पेड़ गिर जाएगा. इट नो मोर, इट विल नॉट बी द सेम पेड़ एज बिफोर. फिर कैसे करें? We have to change our viewpoint towards the old city. Old cities because though if you look at from the previous point I made about climate crisis, one of the best, the most sustainable cities are our old cities, where sustainable materials were used, life support system, the people did not use much vehicles, no pollution was much less. They were commuting within short distance for work and life and play and school. पतली गलियां हैं, शॉर्टकट्स हैं, इधर से उधर निकल गए, उधर से इधर निकल गए. रास्ते हैं उनके पास अपने. They used old materials. हाँ. They used less electricity. They consumed less energy. Yeah? They are actually quite sustainable entities. पुराने पेड़ खड़े हैं. हाँ. वहीं किसी तरह से घर बना लिया, लेकिन वो काटा नहीं. हाँ, काटा नहीं. पेड़ को काटा नहीं. पेड़ is still part of it. Will be winding itself out of the and finding the sky. See? तो ये सिस्टम के जो वैल्यू है वो हम पहले समझना चाहिए. हम ये नहीं सोचना चाहिए कि रोड चौड़ा करने में इसका वैल्यू बढ़ जाएगा. इसका वैल्यू रोड चौड़ा करके नहीं बढ़ेगा. अगर आप इसमें फाइबर ऑप्टिक्स इंट्रोड्यूस किया तब उसका वैल्यू बढ़ेगा. फाइबर ऑप्टिक्स इज नॉन इन्वेसिव, फिजिकली नॉन इन्वेसिव, मे बी सोशली एंड अदरवाइज इट इज इन्वेसिव. बट as far as the physical invasion is concerned, it's not like making a road. It does not require any physical change. It does not thwart the value which is there inherent in the old city. तो अगर आप फाइबर ऑप्टिक इंट्रोड्यूस कर सकता है तो वो भी डेवलपमेंट है. अगर आप सड़क बनाना डेवलपमेंट थोड़ी नहीं है. So many cities in Europe, they have understood this. And if you go to cities in Italy, they know that these are invaluable economic assets because people don't come to see modern cities. Tourists don't come to see modern cities. They come to see the value in your place. उसी वैल्यू को हम काट के खा रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सही. So we will be reducing the value of our own culture if we progressively change their physical form. इसका पूरा प्लानिंग के दृष्टिकोण में इसको हमेशा स्लम करके साइड में रख दिया था. क्योंकि the entire value was based on the automobile and roads and kind of geometry and so on and so forth, but not on these values. We know today that without these cities we are nobody. Our cities are nothing in modern terms. We cannot compete with even the poor countries of the world if we look at our modern cities. But we certainly can compete if we look at the value जो हमारे पुराने शहरों में जो अंदरलीन वैल्यू है उसको हम देखा है तो we are on top of the world. इसको हम क्यों नहीं समझते?
बिल्कुल। ये प्लानिंग की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मॉडर्न प्लानिंग का बहुत नहीं बड़ा तो प्रॉब्लम आप है। जो प्लानर्स हैं उनके बीच में मतभेद भी होता होगा ना इन मामलों को बहुत लेकर, मतभेद है ना? मेरा तो बहुत मतभेद हाँ है वही मैं इसके कह रहा ऊपर। हूँ कि ये सिर्फ आपकी सोच है। अर्बन नहीं, अर्बन डिजाइन looks at old cities very seriously. हाँ। So 20 odd years I was heading that department. Those 20 साल में हमने इतने सारे पुराने शहरों को स्टडी किया है, उसके मॉडल्स बनाए हैं, उसमें नए प्रपोजल्स, नए इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक। यही क्लास एक्सरसाइज था हमारे। हिंदुस्तान ने तकरीबन ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज वी हैव कवर्ड इन दिस काइंड ऑफ स्टडी। सो इसका वैल्यू चलिए जो हमारे करंट कंटेम्प्रेरी प्लानिंग थॉट के अंदर नहीं है, इसको लाना बहुत ज़रूरी है। वो कभी वृंदावन में, मथुरा और बनारस, ये तो वो सिटी हैं जिनकी बात खुले तौर पर हो रही है। मथुरा वृंदावन वगैरह आप देखा है तो एंटायर कृष्णा कल्ट इट्स नॉट ओनली जस्ट सिटीज, यू नो, देयर इज अ सेक्रेड सब रीजन। एग्जैक्टली। जो आप ब्रजभूमि बोलते हैं, उसके अंदर ब्रज भाषा है, उसके अंदर रासलीला है, उसके अंदर कृष्णा का अलग अलग फॉर्म, बिल्कुल उसका अलग अलग वैल्यूज दैट ही रिप्रेजेंट। एवरी टाउन इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग और द अदर, something of the value of inherent in the Krishna cult. So it's a sacred sub region. उसको मैं आपको ऐसे टोक के एक बात बता रहा हूँ। मेरी एक वृंदावन वाले से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आपको खुश होना चाहिए, आप लोग और बेहतर ढंग से आएंगे, वरना भी तो डरते हैं बाकी लोग कि भाई शनिवार को घुसें कैसे इसमें से और रविवार को निकलें कैसे वृंदावन से, इतनी भीड़ होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो आपकी दृष्टि है बाहर वालों की कि घुसें कैसे और बाहर निकलें कैसे। हमारी तरफ से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि हमारे 8 प्रमुख मंदिर हैं मान लीजिए, जिनमें कृष्ण अलग अलग रूप में हैं। हमारे लिए वो सब बराबर श्रद्धे हैं, सब में बराबर है सब। लेकिन किसी मान लीजिए एक मंदिर की मान्यता आप लोगों की नज़र में ज़्यादा हो गई, आप वहाँ ज़्यादा आते हैं, तो अब क्या है, जो प्लानर्स हैं बंके बिहारी में जाएगा सब लोग। Exactly, वो उस मंदिर के हिसाब से सड़क चौड़ी कर रहे हैं और बाकी जो 7 बच गए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमसे कोई पूछ नहीं रहा, आपकी सुविधा के लिए बन रहे हैं, लेकिन कि आप उस मंदिर तक पहुंच जाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिस इज यही दृष्टिकोण है जो हम बदलने का बहुत ज़रूरी है। ये जो हम कंटेम्प्रेरी वैल्यूज लेके उसके ऊपर ठोक रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मैं एग्री कर रहा हूँ कि सब चीज़ को इम्प्रूव करने का ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू को नाश करके। बिल्कुल, ओरिजिनल वैल्यू मस्ट बी प्रिजर्व्ड। सही। So that comes out of ignorance of planning, ignorance in the field of planning. And unfortunately, मैं यही बोलूँगा कि हमारे जितने मॉडर्न समझते हैं प्लानिंग को, उतने इग्नोरेंट भी होते हैं एक जगह से। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। ये ज़रूरी नहीं है, दिस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। You can be modern and you can also be understanding the values. एक साथ हो सकता है। The modernity is not in Western countries का monopoly नहीं है modernity. हमारा भी modernity है, सबका modernity, अपना अपना modernity है, सही। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू समझ के उसको प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी है। वो ज़रूरी। ये पुराने शहरों में, as I said, these are the roots, jud of our culture. Yes. मेरा आखिरी सवाल है रविंद्रन साहब, अगर आपको आज एक बिल्कुल नई कोई सिटी ज़ीरो से डिज़ाइन करने को मिल जाए, प्लान करने को मिल जाए, है ना, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आप नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलोर, मथुरा इन सब को देखकर, समझकर, इनके फ्लॉज वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो यहाँ हुआ है? नहीं, इसमें मुश्किल सवाल है मुझे पता है, और छोटे में जवाब नहीं है इसका। नहीं, इसका जो रेफरेंस आप जो ले रहा है एग्जिस्टिंग सिटीज़ का, उससे भी महत्वपूर्ण रेफरेंस जिस तरह से होना चाहिए, लैंड से होना चाहिए। जो जिस लैंड में आप बना रहे हो, उस लैंड का एक प्रोफाइल है, फिजिकल कंडीशंस है, उसका एक जियोलॉजी है, उसका एक हाइड्रोलॉजी है, उसके एक फ्लोरा फौना है, और उसमें आदमी भी बसा हुआ है, उसमें देयर इज़ अ कल्चरल कंटेंट ऑल्सो इन द लैंड। उस लैंड को समझ के उसी से हमारे प्लानिंग चालू होना चाहिए, नॉट विथ रेफरेंस टू बैंगलोर एंड बॉम्बे एंड कलकत्ता एंड मथुरा एंड वृंदावन। बैंगलोर आप देखा है तो इट्स अ रेडियल सिटी, दिल्ली इज ऑल्सो रेडियल सिटी, रेडियल है,
बॉम्बे इज ए लीनियर सिटी, कलकत्ता इज लीनियर सिटी. सो अलग अलग सिटी का अलग अलग शेप है. मथुरा वृंदावन का आप देखा है तो दे आर लाइक इन पुराने सिस्टम में हम उसको कारमुखा प्लान बोलते हैं. अच्छा. इज लाइक a one point and there's an arc. Banaras is a कारमुखा प्लान. अच्छा. On one side of the river edge you have the most important मंदिर. हाँ. मथुरा में आप देखा तो यू हैव विश्राम घाट, हाँ. which is the most important घाट. और फिर आर्क की तरह उसको चारों तरफ. हाँ. ओके. So and Vrindavan also has a linear river front and then it spans out into the landscape. Whereas Bangalore is a circular city. Delhi is a circular city. No? So ये अलग अलग shape कैसे आया? Because it is derived from the landform. This landform is the most important input. उसको ध्यान में रखते हुए प्लान होना ये चाहिए. तो अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग में पढ़ाते भी नहीं है लैंड के बारे में. वाह. लैंड इज ओनली पढ़ाते ही नहीं. लैंड को ऐसे ही देख रहा है लैंड को कि एक इकोनॉमिक रिसोर्स है. इसको पूरा हम शहर उस पे बसाना है. इसको कैसे मार्केट करे वही है मेन आइडिया. लोग कहाँ हैं, उसका कल्चर कहाँ है, उसके there is a spiritual connection between land and people. कहाँ है ये सब? तो हमारे जो एजुकेशन है उसके इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. हमारे एजुकेशन में हमारी एजुकेशन इज जस्ट अडेप्टेशन ऑफ whatever was brought from America and Europe and all that during post independence time में जो मॉडर्न प्लानिंग बोल के जो लाया है उसमें ये सब इग्नोर किया हुआ है. And that is the main problem. Total disjunction है हमारे कल्चर, हमारे लैंड और हमारे लोगों के बीच में. प्लानिंग इज टोटली डिसजंक्ट. तो इसको इकट्ठा देखने की ज़रूरत है. अर्बन डिज़ाइन के थ्रू देख सकता है आपको, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल इशू है, 3 डायमेंशनल डिज़ाइन है और इसमें लोगों का एक्सपीरियंस भी बसा हुआ है एज सेंट्रल वैल्यू. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. और मुझे मालूम है कि 60-65 मिनट में पूरी बात हो नहीं सकती. इतना कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स. इनफैक्ट बात करते करते मुझे ज़्यादा महसूस हुआ कि मैंने जहाँ से शुरू किया था उससे ज़्यादा जटिल है ये मामला. और किसी एक घटना या 2 घटना से नहीं समझ में आएगा, बल्कि बहुत सारी घटनाएं जो हमें दिख भी नहीं रही हैं, जो हमारे आसपास घट रही हैं लगातार रोज़. और ये पूरा चैलेंज है, पूरी सभ्यता को चैलेंज है. और ये तो है ही कि सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए. जो नोएडा में घटा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, किसी को ऐसे तो नहीं मरने देना चाहिए. और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बिना किसी घटना के घटे हमारी आंखें खुलें और हम चारों तरफ देखें कि क्लाइमेट से जो चैलेंज हमें आ रहे हैं वो हमें ना सही लेकिन आने वाली पीढ़ियों को तो उससे 2-4 होना ही पड़ेगा. हम अभी शुतुरमुर्ग बन जाएं चाहे. और ये मुल्क सिर्फ बिल्डरों का नहीं है बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का है. नहीं, उसका भी है. आई एम नॉट सिर्फ उनका नहीं है. सिर्फ उनका नहीं है. हाँ, उनका तो है ही, पर सिर्फ उनका नहीं. सिर्फ उनका नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. ट्रैक्शन इज दैट साइड. और बात ये भी है कि जब उनकी ही पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिनको प्लान करना है, तो जिन्हें बनाना है उनसे आप क्या अपेक्षा आप रखते हैं? देखिए ना, अभी जितने सारे हमारे पुराने शहरों में जो बन रहा है, इफ यू टेक बनारस, यू टेक बद्रीनाथ, केदारनाथ, यू टेक नर्मदा रिवर एंड द adjoining cities, you take Ujjain. Ujjain is the most important cultural route of this country. बिल्कुल. हमारे कालिदास वगैरह भी उधर का है. बिल्कुल. That is the 0 point in time of वराहमेरा. उधर एक मंगलनाथ मंदिर है. It was the like Greenwich zero time. India zero time was there. इसलिए कई लोगों ने आज़ादी के वक्त ये मांग की थी. एक पंडित सूर्य प्रकाश थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, कि इसे राजधानी बनाना चाहिए हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान की राजधानी था उज्जैन. एक जमाने में था. हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसे बनना चीज नहीं था, लेकिन हाँ, उन्होंने शहर के हिसाब से बात कही थी कि ये बिल्कुल ठीक जगह पर है, क्लाइमेट के हिसाब से, इसके हिसाब से. देखा तो महाकाल मंदिर जो है वो उसको क्षेत्राधिपति बोलते हैं. पंडित सूर्य नारायण व्यास, मेरा नाम याद है. क्षेत्राधिपति ऑफ एंटायर सबकॉन्टिनेंट इज द क्षेत्र ऑफ शिवा. जी हाँ. Of which Banaras is only the 6th one.
जी First one is Ujjain, उज्जैन and entire subcontinent is covered in that. No? So it was a civilizational view. सही बात है, सिर्फ एक मंदिर नहीं है वो। It's not just a mandir. बिल्कुल You see, बिल्कुल and that's also a place of Kumbh Mela. बिल्कुल। So you are recording or not? हाँ हाँ सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा, आपकी सारी बातें सब सुनेंगे। Right. कुंभ मेला में आप अगर कहते अभी कैसा न होगा मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि उसका ज्योग्राफी कम्प्लीटली बदलाव कर दिया है। लेकिन मैं भी गया था कुंभ मेला में, आई थिंक अबाउट 35 years ago I had gone to Kumbh Mela there. I have been to 5 Kumbh Melas, Purna Kumbhs. अच्छा, Out of interest, I am not a religious person. I am going there because हिंदुस्तान का जो असली लोग हैं उसको आपको देखना है तो कुंभ मेला में जाना चाहिए, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। सच। तो ट्रेड फेयर्स में नहीं दिखते हैं वो, ट्रेड फेयर्स और बुक फेयर्स में नहीं होते हैं वो। नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रांसैक्शनल एक्टिविटी। सी, यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर एनी ट्रांसैक्शन होता है साइड में, बट दैट इज अ साइड में ही, बिसाइड्स द पॉइंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये सारी समस्याएं जो अभी तक जिनके बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास, हम भी दफ्तर आते हैं, घर जाते हैं, लेकिन ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा सवाल है ये कि हम जिन शहरों में रह रहे हैं वो और ज़्यादा सुरक्षित कैसे हों। कुछ त्रासदियाँ यहाँ हमने पैदा की हैं और कुछ घटनाएं, कुछ चैलेंज हैं जो होने वाली हैं क्लाइमेट की तरफ से। तो सरकार को जो सोचना है सरकार सोचे, उसका काम है। हमें अपने लेवल पर जो करना चाहिए वो तो करना ही चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। पढ़ाकू नितिन में लगातार कोशिश है कि ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स आएँ और उन सवालों का जवाब दें जो आपके और हमारे जहन में है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अगर कुछ मन में आ रहा हो, संकोच मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, सारे कमेंट पढ़ते हैं हम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर हाजिर होते हैं।